नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तुलनात्मक विश्व संविधान की सीरीज चल रही थी। कॉम्परेटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है अमेरिकी व्यवस्थापिका। जी हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट का ये 16वां लेक्चर होने जा रहा है। इससे पहले 15 लेक्चर हमारे इसके हो चुके हैं। आज के इस सेशन में हम जो चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से हम अमेरिकी सीनेट पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसकी शक्ति, कार्य, महत्व। एक कुल मिला कहें तो अमेरिकी व्यवस्थापिका के जितने भी आवश्यक तथ्य हैं उन सब पर हम विस्तार से समझेंगे, व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये सेशन या कहें कि ये जो सीरीज चल रही है बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों ही स्टूडेंट के लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। क्यों कहा ऐसा? मैंने पढ़ा तो थर्ड ईयर में ना हूं, फर्स्ट और सेकंड ईयर का क्यों कहा? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियां इसको बीए फर्स्ट ईयर में भी कवर कर रही है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको सेकंड ईयर में भी पढ़ा रही है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जिस ईयर में भी हो आप, यदि आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आप लोगों के लिए इसके अलावा और क्या है, तो भाई इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो आप जो मेरे पीछे जितने सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, नोट्स के साथ में पढ़ सकते हैं। बस आपको यहाँ की इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, सारे सब्जेक्ट आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी मेरा ये कि यूट्यूब पर दूसरा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है, जहां पर मेरे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज लिए। तो 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज से मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूं, जहां 350 से ज्यादा प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 5000 प्रश्न यहां कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स या जनरल हिंदी इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं और एकदम फ्री चलेंगे, नोट्स के साथ में चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। सीधे मैं आगे मूव कर रहा हूं टेबल ऑफ कंटेंट पे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आज हम देखेंगे अमेरिकी सीनेट। अमेरिकी सीनेट क्या होता है? अमेरिकी व्यवस्थापिका के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी सीनेट की। अमेरिकी सीनेट का संगठन कैसे होता है, इसकी रचना कैसे होती है। इसके बाद देखेंगे अमेरिकी सीनेट की शक्ति और कार्य, और उसके बाद में अमेरिकी सीनेट का महत्व। दोस्तों अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको ये रहेगा कि ये अमेरिकी सीनेट एक्चुअल में है क्या। आगे बढ़े उससे पहले मैं यहां पर ये बता दूं आप लोगों को, ये प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे डिस्क्रिप्शन जाके, तो है ना। पीडीएफ डाउनलोड लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद जस्ट आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके प्रश्न जरूर देखिएगा, उसके बाद ही टॉपिक का रिवीजन आगे लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमेरिकी सीनेट पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो अमेरिकी सीनेट की भूमिका तैयार कर लीजिए आप लोग, अमेरिकी सीनेट एक्चुअल में होती क्या है। दोस्तों जैसे भारत में आपने नाम सुना हो कभी संसद का, जैसे बीए फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो जैसे भारत में संसद होती है वैसे ही अमेरिका में कांग्रेस होती है, ठीक है। और जिस प्रकार से भारत में निम्न सदन और उच्च सदन होता है, निम्न सदन हम किसको कहते हैं? लोकसभा को। वहीं उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में भी कांग्रेस के दो सदन हैं, निम्न और उच्च सदन। निम्न सदन है अमेरिका में प्रतिनिधि सभा, और अमेरिका में उच्च सदन है सीनेट। बात समझ आइए आपको? जैसे आप कह सकते हो कि जैसे भारत में राज्यसभा है, उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट है, ठीक है। अब दोनों में, भारत की राज्यसभा में और अमेरिका की सीनेट में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब आप इसको पढ़ोगे। चलिए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अमेरिकी सीनेट की रचना कैसे होती है, संरचना कैसे होती है, उसका संगठन कैसे होता है। संगठन, ठीक है, कैसे बनती है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसके निर्माण को लेकर के कुछ बिंदुओं को हम फॉलो करने वाले, जैसे सदस्यों की संख्या कितनी होगी इसमें, इसके सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इनकी अवधि क्या होगी, गणपूर्ति क्या होगी, अधिवेशन क्या होगा, सभापति कौन होंगे, ठीक है, सभापति कौन होंगे। 8वां पॉइंट भी इसमें है लेकिन मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो ये 7 पॉइंटों के माध्यम से मैं आज जो है इसके संगठन को हम लोग समझने वाले हैं। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश में भी कंटेंट अवेलेबल है इस सीरीज का, आप लोग चाहे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसका आसानी से रिवीजन लगा सकते हैं। फिलहाल आप टॉपिक को यहां पर समझ लीजिए, रिवीजन जो है आप बाद में लगाइएगा। दोस्तों सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो अमेरिकी सीनेट जो है ना, अमेरिकी सीनेट की एक बड़ी विशेषता भी है कि इसमें बड़े थोड़े बहुत ही कम सदस्य हैं। दुनिया में जितने भी उच्च सदन है उन सब में सबसे कम संख्या वाला सदन है ये, मतलब संसार का सबसे छोटा सदन है ये। कितने सदस्य इसमें इस सदन में? तो 100 सदन है, मात्र 100 सदन, ठीक है। सीनेट के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं,
जैसे भारत में राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो हमारे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब राज्यों से चुन करके आते हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में जो सीनेट है, अमेरिका के सीनेट में भी जो है यहाँ के सदस्य, मतलब सीनेट के सदस्य अमेरिका के जो 50 राज्य है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 50 राज्यों में मात्र 100 सदस्य हैं जो सीनेट के सदस्य बनते हैं, सीनेट में सदस्य होते हैं, और इस सदस्य संख्या की दृष्टि से संसार का सबसे छोटा सदन है। दूसरा संगठन देखिए इसकी योग्यताएं। भाई सीनेट का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति में क्या योग्यता होना जरूरी है, तो इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब 30 वर्ष से ज्यादा उम्र उसकी होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन है कि वो कम से कम 9 सालों से अमेरिका में निवास कर रहा हो, अमेरिका का निवासी हो। तीसरी कंडीशन है कि वो उसी राज्य का निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। और चौथी कंडीशन ये है कि भविष्य में अगर सीनेट कोई और शर्त इसमें जोड़ दे तो वो भी इस पर लागू होगी। क्लियर है? अच्छा, ये दो बातें हो चुकी है। इसके अलावा हम चुनाव की बात करें तो दोस्तों, चुनाव वाला जो पॉइंट है ना, ये दुनिया में अन्य उच्च सदनों से एकदम इसको अलग कर देता है। क्योंकि अगर भारत में राज्यसभा की बात करोगे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारत के राज्यसभा के जो सदस्य हैं क्या आप उनको वोट देते हो, तो आप कहोगे नहीं। भाई हम तो लोकसभा के सदस्यों को वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को वोट नहीं देते। राज्यसभा के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर जाते हैं, है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो राज्यसभा है, मतलब सीनेट जो है ना, यहाँ के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, प्रारंभ में, शुरू में ऐसा नहीं था। शुरू में राज्यों के जो विधानमंडल हुआ करते थे वो खुद उनको, अपने सदस्यों को चुन करके सीनेट में भेज दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि व्यवस्था कोई सी भी हो उसमें दोष आ ही जाता है, तो उस व्यवस्था में दोष आने लगा था, है ना। राज्य का विधानमंडल, मतलब उस विधानमंडल में जो पावरफुल व्यक्ति था वो अपने हिसाब से किसी व्यक्ति को चुनकर सीनेट में भेज दिया करता था। ठीक है। तो लेकिन बाद में जब ये दोष नजर आने लगे तो 1913 में संशोधन हुआ संविधान में, 17वां संशोधन वो कहलाया, जिसके अनुसार यह कहें कि इस संशोधन के बाद में अब सीनेट के जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरी दुनिया के जितने भी उच्च सदन है उनमें सबसे पृथक, इसको, ये बात इसको पृथक करती है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वाली, कि अमेरिकी सीनेट के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं सीनेट में, मतलब उच्च सदन में। चलिए, इसके अलावा बात करते हैं अवधि की। इनकी अवधि क्या होती है दोस्तों, तो बिल्कुल भारत की राज्यसभा की तरह ही ये सदन भी स्थायी सदन होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ इसका, अरे भाई भारत में अब लोकसभा भंग होती कि नहीं होती, होती है ना, हर 5 साल में भंग हो जाती है, क्योंकि पूरी पता भंग होगी, फिर नए मंत्रिमंडल आएगा, फिर वो नई लोकसभा का निर्माण करेगा। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार से अमेरिका के सीनेट में भी ऐसा नहीं होता है। अमेरिका की सीनेट भी कभी भंग नहीं होती है। उसके जो सदस्य आते हैं निर्वाचित होकर के, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष के लिए आते हैं वो। लेकिन होता क्या कि हर 2-2 साल में 1/3 सदस्य जो है उनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है, नए सदस्य आ जाते हैं हर 2 वर्ष में। बात समझ आए आपको? तो हर 2 वर्ष में सीनेट के 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं, नए आते रहते हैं। इस प्रकार से ये सदन कंटिन्यू काम करता रहता, चलता रहता है। क्लियर है? इसके अलावा गणपूर्ति की बात करें तो गणपूर्ति के लिए आवश्यक है बहुमत का होना। बहुमत मतलब अगर जब सीनेट में 100 सदस्य हैं तो कम से कम 51 सदस्यों का उस मीटिंग में होना जरूरी है, उस बैठक में होना जरूरी है, तभी वो बैठक की कार्यवाही आगे चलेगी, अन्यथा रोक दी जाएगी। 51 कम से कम होना चाहिए, तभी तो बहुमत होगा ना 100 पर। इसके अलावा अधिवेशन की अगर बात करें तो अधिवेशन तो देखिए, बेसिकली अगर देखें सामान्य रूप से तो साल में एक बार तो होना कंपलसरी है। और इसके अलावा और कब हो सकता है, तो भाई जब जब प्रतिनिधि सभा जो निम्न सदन है उसका अधिवेशन चलेगा तो उसके बाद में या उसके साथ में इस सीनेट का अधिवेशन चलना आवश्यक हो जाता है ना। तो ये जब जब प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन होगा तो उसके साथ भी इसका भी अधिवेशन चलता रहता है, लेकिन बेसिकली साल में एक बार कंपलसरी है। इसके अलावा सभापति कौन होंगे इसके, तो भारत की तरह अमेरिकी संघ का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। भाई भारत में राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो हमारे उपराष्ट्रपति साहब। उसी तरह से अमेरिका के सीनेट में भी जो वहां के सभापति होंगे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होंगे। यहाँ पर एक उप सभापति भी होते हैं, जैसे भारत में भी होते हैं उप सभापति, उस प्रकार से यहाँ पर भी होते हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ के उपराष्ट्रपति को, सीनेट के उपराष्ट्रपति को भारत के उपराष्ट्रपति की तरह ही या राज्यसभा के सभापति की तरह ही
इनको निर्णायक मत देने का अधिकार है, बस निर्णायक मत देने का। निर्णय मतलब जब दो किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद चल रहा हो, उस पर वोट पड़ रहे हो, तो अगर दोनों पक्षों का मत बराबर आए तो निर्णायक मत देने का अधिकार यहां पर उपराष्ट्रपति मतलब कि सीनेट के सभापति का होता है, इसके अलावा मत नहीं दे सकते। क्लियर है? ये 7 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा इनके संगठन में, अमेरिकी सीनेट के संगठन में। इसके बाद हम इसकी शक्ति और कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। शक्ति और कार्य, भाई इसके पास में क्या क्या शक्तियां हैं, तो हम ये 5 क्षेत्रों से संबंध में शक्तियां देखने वाले हैं। 5 क्षेत्रों के संबंध में विशेष रूप से हम शक्तियां इसकी देखेंगे। ठीक है, 5 क्षेत्रों में इसकी विशेष शक्तियों को देखने वाले हैं। कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं इनसे? कानून निर्माण के क्षेत्र में इसको क्या शक्तियां प्राप्त है, वित्तीय मामलों में क्या शक्तियां प्राप्त है, कार्यपालिका के मामले में, अन्वेषण के मामले में या न्याय के मामले में। ये 5 क्षेत्र और 5 क्षेत्रों में जैसा मैंने आपकी बात बताया आपको, आप याद देखिए, कॉमन सेंस, खुद कॉमन सेंस लगाइए। जो सदन जनता के द्वारा चुनकर के बना हो तो शक्तियां उसके पास ज्यादा होगी। भारत में देखिए आप, भारत में राज्यसभा लोकसभा दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? लोकसभा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में वो सदस्य बैठे हुए हैं जो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं, और राज्यसभा इतना शक्तिशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुन के नहीं गए, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम अमेरिका के उच्च सदन और निम्न सदन पर ये कंडीशन अप्लाई करें तो हम यहां देखते हैं कि यहां के जो प्रतिनिधि होते हैं सीनेट के, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाते हैं, तो ज्यादा शक्तिशाली यही होंगे, मतलब यही सदन होगा, है ना। तो कानून के निर्माण के क्षेत्र में भी इनके पास विशेष शक्तियां हैं, वित्तीय मामलों में विशेष शक्तियां हैं, कार्यपालिका की बात करें, अन्वेषण की बात करें या न्याय क्षेत्र की बात करें, विशेष शक्तियां इनके पास प्राप्त है। एक एक करके जरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम कानून के क्षेत्र की, कि कानून निर्माण के संबंध में इनके पास क्या शक्तियां हैं। तो दोस्तों, सीनेट कांग्रेस का दूसरा सदन है और सामान्यतः वर्तमान समय में प्रजातंत्रात्मक देशों में जो दूसरा सदन होता है उसको निम्न सदन के सामने गौण स्थिति प्राप्त होती है, मतलब कम शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन अमेरिका में सीनेट के साथ ऐसा नहीं है। साधारण विधेयक के संबंध में सीनेट को प्रतिनिधि सभा के बिल्कुल समान, एकदम उसकी तरह ही शक्तियां प्राप्त है। किसी भी रूप में प्रतिनिधि सभा से कम नहीं है इसकी शक्तियां, है ना। इसके अलावा वित्तीय शक्तियों की बात करें तो वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में भी देखिए विशेष शक्ति इसको प्राप्त कैसे, कि संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक जो है प्रतिनिधि सभा में ही पेश हो सकते हैं। संविधान ने क्या कहा कि जो वित्तीय विधेयक आएंगे वो पेश कहां होंगे, पहली बार पेश कहां होंगे? प्रतिनिधि सभा में, मतलब निम्न सदन में होंगे। लेकिन संविधान आगे ये भी कहता है कि भैया सीनेट वित्तीय विधेयकों में अन्य विधेयकों की तरह ही संशोधन कर सकती है या उनको अस्वीकार कर सकती है। वित्तीय विधेयक आया तो सीनेट चाहे तो उसमें परिवर्तन कर सकती है, चाहे तो वो अस्वीकार कर सकती है। जब तक सीनेट की सील मोहर नहीं लगेगी उस विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। तो बताइए इस मामले में क्या कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अन्य पावर की बात करें तो कार्यपालिका के संबंध में भी विशेष शक्ति प्राप्त है, और सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा से ज्यादा शक्तियां प्राप्त है कार्यपालिका के क्षेत्र में। कैसे? कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रतिनिधि सभा से कहीं ज्यादा है। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी प्रथम शक्ति नियुक्तियों के पुष्टिकरण से लेकर के है, नियुक्ति के पुष्टिकरण से। राष्ट्रपति कार्यपालिका क्षेत्र में जब किसी भी अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो उस नियुक्ति की पुष्टि कौन करता है? सीनेट। सीनेट करती है अपनी आम या साधारण बहुमत के माध्यम से, और जब तक सीनेट के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं कर ली जाती तब तक वह नियुक्ति वैध नहीं कहलाएगी। बात समझ आई? इसलिए कार्यपालिका के संबंध में या कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां प्रमुख होती है। इसके अलावा अन्वेषण की स्थिति, मतलब जांच की स्थिति, इन्वेस्टिगेशन की स्थिति, सीनेट को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति भी प्राप्त है जांच के संबंध में। संविधान के द्वारा, संविधान में तो सिर्फ यह उल्लेख किया गया था कि सीनेट को हम जांच संबंधी शक्ति दे रहे हैं। किसके संबंध में? व्यवस्थापन के संबंध में, व्यवस्थापन कार्यों के संबंध में दे रहे हैं। व्यवस्थापन कार्यों मतलब कि देश की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में, ठीक है ना। लेकिन सीनेट ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए प्रशासनिक विभागों तक अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया,
और जब इसने अपनी इन शक्तियों का विस्तार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैध करार दिया, अवैध नहीं, वैध करार दिया, उचित करार दिया। क्यों? क्योंकि सीनेट ने कहीं ना कहीं जनता के हित में यह कदम उठाया था, जनता के हित में अपनी अन्वेषण की शक्तियों का विस्तार किया है, जो व्यवस्थापन संबंधी कार्यों से आगे बढ़कर के प्रशासनिक विभागों तक आ पहुंची है। इसके अलावा अन्य पावर की अगर बात करें तो अन्य पावरों में एक प्रमुख पावर है कि न्याय के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में आपने देखा होगा दोस्तों, कई जो बड़े पद होते हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या बड़े बड़े सेना के अधिकारी होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, उन पर महाभियोग लगाया जाता है ना, उन पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इस महाभियोग जो प्रारंभ होता है ना, वो तो प्रतिनिधि सभा में होता है, निम्न सदन में होता है, लेकिन प्रारंभ होने के बाद में इस महाभियोग की सुनवाई कहां होगी? सीनेट में होती है सुनवाई। कहां पर? सीनेट में होती है। और जब सीनेट में इसकी सुनवाई हो रही होती है तो उस समय सीनेट के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति हट करके कौन बन जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश उस समय उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। अपराध सिद्ध होने के लिए आवश्यक है सीनेट के 2/3 सदस्यों की अनुमति, मतलब कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर अब तक बात करें कि सीनेट में कितने महाभियोग के केस गए हैं तो 12 महाभियोग के केस अभी तक जा चुके हैं, जिनमें से 4 महाभियोग के केस पास भी हो चुके हैं, मतलब 4 बार महाभियोग लग चुका है। ठीक है ना? तो हमने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों में पावर की बात करें तो विशेष शक्तियां, मतलब निम्न सदन से ज्यादा शक्तियां इसको प्राप्त है। महत्व क्यों है भाई इसका? तो महत्व होने के पीछे भी बड़े कई कारण हैं। जब समझते इस कारणों को फटाफट कंप्लीट करेंगे। दुनिया के जो अन्य उच्च सदन हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें अमेरिका के सीनेट का, सीनेट के साथ अगर उसका कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि दुनिया या विश्व के अन्य उच्च सदनों से ज्यादा पावरफुल है अमेरिका का उच्च सदन, मतलब सीनेट। और इसकी इस स्थिति के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार है, जैसे सबसे पहले इसका छोटा होना, इसका छोटा आकार इसका प्रमुख कारण है शक्तिशाली होने का। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव इसका कारण है, स्थायित्व, विशेषाधिकार और योग्य सदस्यों का सदन में होना। एक एक करके जरा समझने का प्रयास करते हैं, स्पीड समझेंगे, जल्दी समझ आएगा। छोटा आकार, आपने देखा होगा ना कि भारत के राज्यसभा में भी सदस्य ठूस ठूस कर भरे हुए हैं। आप ब्रिटेन में जाओगे तो ब्रिटेन का उच्च सदन है लॉर्ड सदन जिसको कहते हैं, तो वहां पर भी 1000 सदस्य समथिंग भरे पड़े हैं, 1000 लोग हैं लॉर्ड सदन में। तो दुनिया के किसी भी शासन व्यवस्था में जाइए, उसके उच्च सदन को देखिए तो वहां 400-500 के समथिंग है ना, या उससे ज्यादा ही सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये सारे सदस्य आपस में जब बातें करते तो ऐसा लगता है कि उच्च सदन में नहीं बल्कि किसी मच्छी बाजार में बैठे हुए हो, है ना। ऐसी बहस चलती है ना, आप लोगों ने देखा होगा राज्यसभा लोकसभा की बहस को देखा होगा आप लोगों ने, तो ऐसे चलता है। तो वहां पर क्या है कि उचित तरीके से निर्णय नहीं हो पाता किसी बात पर, बड़ी समस्या बनी रहती है। लेकिन अमेरिकी सीनेट की ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सदस्य बहुत कम है, मात्र 100 सदस्य है। 100 सदस्य मतलब कि 100 सदस्य हैं और इन 100 सदस्यों के बीच में आराम से किसी भी बात पर, किसी मुद्दे पर बहस की जा सकती है, आसानी से की जा सकती है। और ये कम सदस्य होने के कारण ही ये दुनिया का सबसे छोटा सदन है, सबसे छोटा सदन है। और इसीलिए ये अपने आप में विशेष महत्व भी रखता है। इसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव, तो दुनिया का एक लौता ऐसा सदन है ये उच्च सदन जिसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं, है ना। तो जब जनता के द्वारा कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाएगा तो भाई वो पावरफुल तो होगा ना, वो जनता के हित में काम करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग जरूर करेगा। और ये शक्तियों का प्रयोग करने की जो भावना है जनता के हित के लिए, वही इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। क्लियर? इसके अलावा तीसरा बिंदु है स्थायित्व का। जैसा आपने देखा कि उच्च सदन है इसलिए स्थायी भी है, ये कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते रहते हैं और नए आते रहते हैं, इस तरह से ये चलता रहता है। और कई कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि सीनेट में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो 30 से लेकर 36 वर्ष तक लगातार सदस्य बने रहे हैं। तो लगातार बने रहने के कारण इनके अंदर योग्यता विशेष आ जाती है, एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसका फायदा यहाँ की सरकार को मिलता है ना। योग्य पुरुष, योग्य व्यक्तियों की भागीदारी इसमें बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके महत्व का अन्य कारण है विशेष अधिकार। इसको विशेष अधिकार, दुनिया में किसी भी उच्च सदन को इतने अधिकार नहीं है जितने कि अमेरिका की सीनेट को है या अमेरिका के उच्च सदन को है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा को शक्तियां कम है जबकि सीनेट के पास ज्यादा शक्तियां है। ठीक है, और ज्यादा शक्तियां होना ही इसे अपने आप से पृथक करती है। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल प्रणाली का ना होना,
बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसकी पूरी शक्ति, इसकी पावरफुल होने के पीछे का राज पूरा समझ जाओगे। इस पॉइंट को समझ लिए तो आप सुनिए, भारत में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भारत की जो राज्यसभा होती है, लोकसभा जो होती है, लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं? जो व्यक्ति चुनाव जीत करके जाते हैं, या कहें कि प्रधानमंत्री के जो मंत्री होते हैं, जिनको हम मंत्रिमंडल कहते हैं ना, वो मंत्रिमंडल ही लोकसभा का निर्माण करते हैं, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन अमेरिका में जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल होता है ना। तो राष्ट्रपति का जो मंत्रिमंडल होता है ना, वो मंत्रिमंडल निम्न सदन मतलब कि प्रतिनिधि सभा में नहीं होते। मतलब कोई भी मंत्री निम्न सदन का सदस्य नहीं होगा। तो जब कोई मंत्री जो चुनाव जीतकर आया है वो निम्न सदन का सदस्य नहीं होगा, तो समझिए शक्ति अपने आप कम हो गई इसकी। और उच्च सदन जो है सीनेट के हर सदस्य जनता के द्वारा चुनकर के आ रहा है, तो उसकी पावर अपने आप आगे बढ़ गई। अब पढ़िए इसको, इंग्लैंड तथा भारत में निम्न सदन उच्च सदन से इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि इन राज्यों के निम्न सदनों में मंत्रिमंडल का नेतृत्व होता है। निम्न सदनों में, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में मंत्रिमंडल, जो प्रधानमंत्री के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होते हैं, उनका नेतृत्व होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति तथा अन्य मंत्री प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए यह सदन अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। दूसरी ओर सीनेट का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है और यह उसकी महत्ता का एक प्रमुख कारण बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट आपको एकदम आसानी से समझ आए होंगे, व्यवहारिक रूप से समझ आए होंगे, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन आपको शेष नहीं रही होगी। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकी न्यायपालिका के बारे में। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कंटेंट के साथ में, जैसा मैं यहां भी नहीं कर रहा हूं। हर एक सेशन को मैं पूरे विस्तार से आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा और आपकी स्टडी में काफी इंप्रूवमेंट भी आ रहा होगा। कहीं पर कोई डाउट जाता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, बीए थर्ड ईयर में सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी विषय में अब तक पढ़ा चुका हूं। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के सारे सब्जेक्टों की बात कर ले, जितने टॉपिक है, हम आपकी जितने भी पार्ट हैं, सभी पार्ट लगभग पॉलिटिकल साइंस के कवर कर चुका हूं। हिस्ट्री काफी हद तक हो चुकी है, सोशियोलॉजी काफी हद तक हो चुकी है, इकोनॉमी काफी हद तक हो चुकी है, फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी बची थर्ड ईयर की, जल्दी स्टार्ट करेंगे उसको भी। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट में कवर कर चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्टों को आसानी से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो की, वहां पर आवश्यक लिंक जो आपके काम की हो सकती है वो सभी मैंने यहां पर डाल रखी है, उनको जरूर देखिएगा, विजिट कीजिए। प्रज्ञान हिंदी को भी विजिट कीजिए, वहां पर भी जो है क्लासेस अब डेली कंटिन्यू हो चुकी हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।